अच्छा जी, अब सीरियस में ठीक है, अगर 2 ही आपको नजर आ रही है तो कोई जरूरी नहीं कि आप खोद के निकालें जी, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आपकी जीएटी आ गई, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में 2 महीने नहीं होते जी, acute होते हैं, acute 2 मंथ से फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग। मैम उसको कोई लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हेपेटाइटिस वगैरह हो सकती है, मगर उसको जॉन्डिस भी आएगा फिर। वो हम पूछेंगे ना, हाँ, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं डिजीजेस कौन कौन सी, ठीक है। तो हो सकता है कि उसको कोई डीसीएडी हो, और तो अनलाइकली है, यानी कोई लिवर डिजीज उसको है, उसमें भी फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग आ सकती है। टाइफाइड इसमें फिटिंग नहीं होता, 2 महीने से टाइफाइड नहीं चल रहा होता। लिवर एब्सेस के बारे में क्या है? वो ज्यादा डीसीएडी के मुकाबले में मेरे ख्याल में मैडम लवली ब्रदर ने भेजे साथ में फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग है। पैराडॉक्सिकोसिस में भी नहीं होता। डायबिटीज में ये हो सकता है कि अगर कोई सुपर इन्फेक्शन है, कोई डायबिटिक्स ले वेरी वेरी प्रोन टू इन्फेक्शंस, कोई डायबिटिक फुट बन गया, कोई एब्सेस बन गई, तो फिर तब हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। मस्कुलोस्केलेटल कोई ऐसा हो जिसमें फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग हो, ऐसा तो कोई नहीं है। ये हो सकता है कि मस्कुलोस्केलेटल की वजह से जो आप मेडिसिन खा रहे हैं, एनसेड्स वगैरह खा रहे हैं, उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज तो मस्कुलोस्केलेटल भी इसमें नहीं ऐड होगा। तो ये आपके ब्लड प्रेशर उसमें उसमें तो अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर उसके वो टीएलसी काउंट, तो उसमें फीवर, हेडेक हो लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग एक नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम है, वो हो सकता है किसी भी वजह से, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1 हो गया जी। अब हमारा स्टेप 2 ये है कि हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस सुनेंगे। वो इलनेस, प्रेजेंटिंग इलनेस वो है जो मरीज बता रहा है, उसकी कहानी सुनेंगे, उसमें आपने उसको इंटरप्ट नहीं करना, लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने, जो वो बता रहा है उसको मिनोअन सुन लेना। उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग इलनेस के नीचे ही या सिस्टमिक रिव्यू के अंदर जो आपकी डिजीजेस आपने लिस्ट की हैं अंडर एवरी सिस्टम, उससे रिलेटेड आपने सवाल पूछे। मिसाल के तौर पे सीएनएस के अंदर आपने कहा मेनिंजाइटिस या मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस या एसओए, अब इससे रिलेटेड आप क्या सवाल पूछेंगे मरीज से, सिस्टमिक रिव्यू में या प्रेजेंटिंग इलनेस के नीचे? हम इसमें हम पूछेंगे एक तो पहले उसकी हेडेक, नेक्स्ट मेनिंजाइटिस पूछेंगे, डिप्लोपिया का पूछेंगे कैसे मैडम? मरीज से पूछेंगे आपको धुंधला तो नहीं नजर आ रहा, ज्यादा रोशनियां तो नहीं चुभती, सर में जो दर्द है किस किस्म का होता है, बहुत ज्यादा शदीद होता है, जैसे एसवाई के लिए। दूसरा हम उसमें नेक गर्दन के पट्टे अकड़े तो नहीं, जैसे लाम फेंकने में या गर्दन ये ये वाला क्वेश्चन रेलेवेंट है, उन्होंने कहा कि पट्टे तो नहीं अकड़े हुए हैं। दूसरा एसओएल के लिए आपने उससे पूछना है कि प्रीवियस एपिसोड में जी मैडम एक्सेल हो गया, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस। प्रीवियस एपिसोड जिस तरह के एसओएल एक क्रॉनिक डिजीज है, लॉन्ग स्टैंडिंग, तो 2 महीने से खैर इसको हो ही रहा है, लेकिन हम कहेंगे कि ये प्रीवियसली भी, इससे पहले भी होता था। और अगर वो एसओएल है तो उसमें हम ये भी पूछेंगे कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको झटके लगे हो, एसओएल में झटके भी लग सकते हैं। सिंपल एपिसोड्स, बेहोश तो नहीं कभी हुए, वॉमिटिंग उस हेडेक के एपिसोड के साथ होती थी या नहीं होती थी, आंखों के आगे अंधेरा वगैरह तो नहीं आ जाता था, ये सारा एसओएल से रिलेटेड है। और अगर हम उसमें मेनिंजाइटिस सोच रही हैं तो मेनिंजाइटिस आपको पता है 2 टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं? और बैक्टीरियल और वायरल बैक्टीरियल होता है, वायरल होता है, ट्यूबरकुलस के अंदर 2 महीने, ठीक है। पायोजेनिक में आपको शॉर्ट हिस्ट्री, अगर 2 महीने की हिस्ट्री मिल रही है तो मोस्ट लाइकली वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। और ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में जो आपने एक्स्ट्रा सवाल करने होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वो डेफिनेटिव तो नहीं होते टूवर्ड्स डायग्नोसिस, वो ये होते हैं कि भाई आपको इसके साथ कोई खांसी, कोई वो भूख कम लगती हो, कोई वजन कम हो गया हो, बुखार जो था वो आपको लो ग्रेड नहीं चढ़ता था शाम के वक्त, ठीक है। आपकी विसिनिटी में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको टीबी थी, तो ये सारी चीजें जो है आपने उससे कांटेक्ट हिस्ट्री भी टीबीएम के अंदर जो है पूछनी है। प्लस 99% के देखा गया है कि टीबीएम के मरीज के अंदर जो है अगर कोई फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डेवलप हो गया, यानी मरीज ये कहता है कि इस बुखार के साथ मेरी जो है मुझे 2 नजर आना शुरू हो गया है या मेरा एक जिस्म का हिस्सा कमजोर हो गया है, तो वो मोस्ट लाइकली 99.9% केसेस में वो टीबीएम। ऑल्दो बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ, बुक्स में ये लिखा हुआ कि दोनों किस्म के, मैंने पायोजेनिक में भी और टीबीएम दोनों में फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि टीबीएम के अंदर जो ट्यूबरक्लोमास होते हैं
जो इसलिए वो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स अगर आपका पेशेंट फीवर हेडेक वॉमिटिंग के साथ आ रहा है, पेशेंट की कंप्लेन आई नहीं बताती हूँ बाद मैडम नहीं आई, तो छोड़ के एक्सरे जो है ना मैडम वो 40 मिनट बाद उन्होंने प्रिंट दिया है, उसमें मेरी नहीं गलती, मैंने प्रॉपर उनको दिखाया है। अब डॉक्टर साहब ने एमआरआई लिख दिए और नेक्स्ट फिजियोथेरेपी बस उसको टाइम लेंगे वो ले लेते और पेशेंट देखा है अभी आज हम करेंगे। अब उसका मैंने क्या डायलिसिस तुम लोगों ने अल्ट्रासाउंड के भी कराया नहीं किसी ने बेचारे बोलते हैं वार्ड अटेंडेंट्स जो है वो इतने ढिले हैं कि उन्होंने जाके कहा ही नहीं। अब हाँ। मैं बता के आई हूँ बाबर को, बाबर छोटा सा बच्चा है, हाँ। दाढ़ी वाला, हाँ। बड़ा अच्छा बच्चा है, ठीक है। उसको मैं कह के आई हूँ कि इसका डायलिसिस करवाओ ठीक और है। अल्ट्रासाउंड के भी। मैं बाबा को मिलना बाबा जी थैंक यू। अच्छा तो कहाँ थी मैं? टीबी के लिए टीबी तो वो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट अगर आपको मिल जाए ना फीवर हेडेक और वॉमिटिंग के साथ आपको लगे कि जिसकी तो 6 नर्व पाल्सी है, आंख अंदर की तरफ गई है, या 3rd नर्व पाल्सी है या कोई हेमिप्लीजिया है, तो वो तो फिर 99% आप श्योर होते हैं, इवन एंट्री भी ना करें उसकी, तो हम तो उसको एटीटी इंपेरिकली स्टार्ट करा देते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये हो गया आपके सीएनएस के डिजीज, ये पूछनी है आपने। उसके बाद सीवीएस आ जाता है। सीवीएस में हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का हमारा इससे रिलेटेड हम क्या समझना? मैम इसमें पेशेंट को मेल फीमेल जो भी हो सबसे पहले उससे ये पूछेंगे कि आपने कभी टीके तो कोई ड्रग अब्यूज हिस्ट्री आईवी ड्रग अब्यूजर्स, लेकिन वैसे नाइस गाइडलाइंस ये कहती है कि नॉर्मल वेल्व्स के ऊपर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी सबसे ज्यादा कॉमन है। इट्स नॉट नेसेसरी आपका रूमेटिक हार्ट डिजीज हो या आईवी ड्रग अब्यूजर हो, सबसे कॉमन कॉज जो है वो नॉर्मल वेल्व्स है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई इतना नहीं बनता। और क्या पूछेंगे डेंटल प्रोसीजर तो नहीं हुआ है या कोई नेक प्लान? आप उससे ये पूछ लेंगे कि आपको कोई चेस्ट पेन या कोई दिल की धड़कन आपकी तेज तो नहीं होती, या आपको कोई ऑर्थोपनिया या पीएनडी की हिस्ट्री तो नहीं है लेटने पर, यही आप क्वेश्चंस पूछें, इसके अलावा नहीं आप। बाकी तो साइंस बाकी है इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है, और ये आप इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बाद रूमेटिक फीवर होता है, वो यूजुअली यंग लोगों में होता है। उसमें ये होता है कि आर्थरेल्जिया, जॉइंट पेन्स की हिस्ट्री आप ले सकते हैं, सोर थ्रोट की हिस्ट्री आप ले सकते हैं, अगेन जो पैल्पिटेशन की हिस्ट्री आप ले सकते हैं, चेस्ट पेन की, ब्रेथलेसनेस, इरेशनल एज वेल एज ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी बोलेंगे। GIT के अंदर लिवर एब्सेस, एब्डोमिनल पेन स्पेसिफिकली इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अगर एब्डोमिनल पेन का जिक्र करता है तो आपको पूछना है ये किस जगह पे है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में उसको हो रही है, साथ येलो डिस्कलरेशन का आप उससे पूछ लें, एब्डोमिनल डिस्टेंशन का पूछ लें DCLT के हवाले से, एसाइटिस अगर आप पूछ रहे हैं, SPP सोच रहे हैं, ठीक है, वो आप पूछ सकते हैं। हेमाटेमेसिस की हिस्ट्री आप ले सकते हैं कि खून की उल्टी तो नहीं आई, मलीना तो नहीं हुआ, बेहोशी के एपिसोड्स तो नहीं हुए, B और C का टेस्ट करवाया था या नहीं करवाया था, तो ये आपका GIT का सिस्टमिक रिव्यू भी हो गया और साथ में डिजीज भी आपकी चेक हो गई। फिर आपका रेस्पिरेटरी आ जाता है, रेस्पिरेटरी का आपने TPN में ही पूछ लिया था बेसिकली, आप अगर नहीं पूछा था तो इधर पूछ लें, ये फीवर कफ ये सारा हेमोप्टाइसिस, ठीक है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वो आप पूछ सकते हैं। एंडोक्राइन में आप डायबिटीज की या थायराइड की हिस्ट्री एज ए रूटीन आपने सिस्टमिक रिव्यू पूछना ही पूछना है। मस्कुलोस्केलेटल एज ए रूटीन आपने सिस्टमिक रिव्यू पूछना ही पूछना है, ठीक है। उसके बाद ड्रग हिस्ट्री है, पर्सनल हिस्ट्री है, वो आपने लेनी ही लेनी है। फैमिली हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिकल, ये सारी लेनी है। अब इसको करते हैं पॉज।